नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना संक्रमण की, बात होगी कोरोना की बचाव से, और ऐसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे इस खास शो हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। देश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए केंद्र सरकार इससे बचाव को लेकर कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोरोना की तीसरी लहर आती है तो इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ सकता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कोरोना होने पर उनके इलाज के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं। इसमें कोरोना के इलाज के लिए बच्चों को रेमडेसिविर ना देने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इसमें बेहद जरूरी होने पर ही सीटी स्कैन कराने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने ये गाइडलाइन जारी की है। साथ ही इसमें कहा गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में रेमडेसिविर का इस्तेमाल करने का उन पर इसका क्या असर पड़ेगा और ये उनके लिए कितना सुरक्षित है, इसको लेकर अभी तक पर्याप्त डाटा उपलब्ध नहीं है। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज बच्चों के लिए जारी की गई गाइडलाइन की और बात करेंगे इस गाइडलाइन से जुड़े सवालों पर। तीसरी लहर से पहले नई गाइडलाइन जारी हुई है। कुछ सवाल हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये गाइडलाइन है। तीसरी लहर से पहले गाइडलाइन जारी हुई है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए गाइडलाइन है। बच्चों का 6 मिनट का वॉक टेस्ट लेने की सलाह दी गई है। बच्चों में जरूरी होने पर ही किया जाए सीटी स्कैन। 5 साल तक के बच्चों को फेस मास्क जरूरी नहीं। बच्चों के लिए रेमडेसिविर कितना खतरनाक है, इसकी भी हम बात करेंगे। बच्चों में बिना मास्क कैसे रुकेगा कोरोना संक्रमण। बच्चों में स्टेरॉइड का इस्तेमाल से कितना नुकसान हो सकता है। मॉडरेट केस में ऑक्सीजन थेरेपी कैसे दी जाए। तीसरी लहर से पहले नई गाइडलाइन जारी हुई, इसी पर हम बात करेंगे। तो तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए नई गाइडलाइन स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो नहीं दे सकते हैं। साथ ही साथ 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको मास्क लगाना भी ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं कि वॉक टेस्ट की सलाह दी गई है कि 6 मिनट का वॉक टेस्ट बच्चों पर किया जाना चाहिए। वॉक टेस्ट कैसे होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। कहा ही जाता है कि ऑक्सीमीटर फिंगर पर लगाने के बाद बच्चे को 6 मिनट तक वॉक कराना है और फिर उसकी पल्स जो है उसको चेक करना है, क्योंकि आशंका जताई जा रही कि थर्ड वेव में बच्चों को काफ़ी इन्फेक्ट कर सकती, जिसको लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। बच्चों पर इसका इन्फेक्शन ना हो उसके लिए हम क्या क्या सावधानी बरतें, हम इस पर बात करेंगे। कुछ डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और हमारे जो टेलीफोन नंबर्स हैं आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं और अपने जो सवाल हैं उनके जवाब जान सकते हैं। लगातार कोरोना के जो केस हैं सेकेंड वेव के वो कम होते जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी खबर है। लेकिन एक डर बना हुआ है थर्ड वेव का, जिसमें तमाम सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि थर्ड वेव जो है बच्चों को इन्फेक्ट कर सकती है। उसको लेकर सरकारें जो है हमारी, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, हेल्थ सेक्टर हो, सभी लोग पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। एक बड़ी समस्या बच्चों के आईसीयू की है, जिसे पीआईसीयू बोलते हैं, तो उसको लेकर भी उसकी भी तैयारी की जा रही। पीआईसीयू की संख्या बढ़ाई जा रही है, बच्चों के जो बेड हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है, बच्चों के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी भी संख्या बढ़ाई जा रही, ताकि अगर थर्ड वेव बच्चों को इन्फेक्ट करे उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार रहें। तो बच्चों को लेकर ही आज हम वो सवाल करेंगे जो आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है। हमारे साथ कुछ ही देर में डॉक्टर्स का पैनल जुड़ेगा, जिससे हम इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और जो वेरिएंट्स हैं, पहले अल्फा वेरिएंट्स था, उसके बाद डेल्टा वेरिएंट आया, तो ये दोनों वेरिएंट में कितना फ़र्क है और बच्चों की वैक्सीन अब कब तक बाजार में उपलब्ध हो पाएगी। क्योंकि बड़ा सवाल ये भी है कि बड़े लोग तो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, लेकिन अब बच्चों की वैक्सीन कब तक आएगी, ताकि बच्चे भी पूरी तरह
सुरक्षित हो सके। क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, जो हमारी बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ बनाता है हमारी बॉडी में, और अगर आप वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो आपके क्रिटिकल कंडीशन के जाने के चांसेस जो हैं बहुत कम हो जाते हैं। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि आप वैक्सीन लगवाने के बाद आप इन्फेक्ट नहीं होंगे, आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे केसेस में देखा गया है, बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और वो इन्फेक्ट भी हुए, लेकिन जो क्रिटिकल कंडीशन है वो नहीं होती है। साथ ही साथ आपको जब तक ये ना कहा जाए कि केसेस तो कम हो रहे हैं, हालांकि जब तक थर्ड वेव की जो आशंका है, जब तक ये ख़त्म ना हो जाए तब तक सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। आपको मास्क लगाना है अगर आप घर के बाहर जाते हैं तो, और जो बाकी जो चीज़ें हैं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। अगर आप घर के बाहर जाते हैं, क्राउड में जाते हैं, तो ध्यान रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और अगर आप घर आते हैं बाहर से तो कोशिश करें आप पूरी तरह अपने आप को सैनिटाइज करें, आप शावर लें, उसके बाद ही बाकी घर वालों से मिलें, क्योंकि हाइजीनिक होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हाइजीनिक अगर नहीं होंगे तो ये इन्फेक्शन और भी ख़तरनाक हो सकता है। हालांकि एक सुखद खबर यह है कि जो सेकेंड वेव के जो केसेस हैं वो कम होने लगे हैं। तमाम सारे राज्य हैं जिन्होंने अनलॉक प्रक्रिया शुरू कर दी है, अब लोग बाहर भी निकल रहे हैं। लेकिन अभी भी हम आपसे ये अपील करेंगे कि बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें, और कम से कम लोग, घर के जो सदस्य हैं उनमें कम से कम लोग घर के बाहर निकलें। अगर ज़रूरी नहीं है तो आप घर के बाहर ना जाएं, और इस दौरान जो फंक्शंस हैं, गेट टुगेदर हैं, उनको भी टालने की कोशिश करें जब तक कि ये संकट पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता। और जब तक कि हमारा देश जो है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वैक्सीनेशन होने में भी समय लग सकता है। कहा यह जा रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से कि गवर्नमेंट की कोशिश है कि दिसंबर तक हम सभी को वैक्सीनेट कर देंगे। ये कोशिश है और हम उम्मीद है कि ये कोशिश पूरी होगी। और जब तक वैक्सीनेशन पूरा ना हो तब तक हम चाहेंगे आप सावधानी बिल्कुल बरतें और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल बनाए रखें। और जो बच्चे हैं उनको बेहद उनका ख्याल रखें, बच्चों को बाहर घर के ना भेजें, क्योंकि कहा यह जा रहा है थर्ड वेव में बच्चों को ये इन्फेक्ट कर सकती है। तो बच्चों को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती है, साथ ही साथ हमारी ये बड़ी जिम्मेदारी भी है। और हमारे साथ डॉक्टर रश्मि कपूर जुड़ गई, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। मैम स्वागत है आपका। साथ ही साथ मैम ने बहुत सारे रिसर्च किए हैं, बहुत सारा अनुभव है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम नई गाइडलाइन जारी हुई है कोरोना को लेकर बच्चों के लिए, ये कितनी अलग है? देखिए बहुत अलग नहीं है। जो गाइडलाइंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बस ये है कि बच्चों में आप रेमडेसिविर का जो कभी कभी दे देते थे, रेमडेसिविर का कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें रेमडेसिविर का कोई भी रोल है ही नहीं। और मैं फिर बता रही हूँ, मैं रिपीटेडली बता रही हूँ कि बच्चों में जो कोरोना का अक्यूट संक्रमण होता है वो माइल्ड होता है। सिर्फ 1 से 2% बच्चों को सिवियर कोरोना होता है। जैसे कोरोना यानी कि कोविड-19 डिजीज अक्यूट डिजीज है, वो माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। माइल्ड वालों का घर पे ही ट्रीटमेंट होता है, सिर्फ माइल्ड पैरासिटामोल लिया जाता है। जो मॉडरेट है उनको हॉस्पिटल में इसलिए एडमिट किया जाता है कि कहीं ये मॉडरेट से सिवियर में ना चले जाए। और इनका जो कैटेगराइजेशन है वो रेस्पिरेटरी रेट यानी कि सांस की तेजी और बुखार और लिस्टलेसनेस से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं कि सांस की तेजी कितनी है और सैचुरेशन कितना है। तो जो मॉडरेट है उसमें सांस इतना तेज नहीं चलता और सैचुरेशन रूम एयर पे हमारा बिल्कुल ठीक रहता है। फिर भी उनको हमको क्योंकि सांस नॉर्मल से तेज चल रही है हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। जो सिवियर वाले हैं वो सिर्फ 1 से 2% बच्चे होते हैं, उनको हमको आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। उनको निमोनिया के लक्षण होते हैं या शॉक के लक्षण होते हैं। ऐसे बच्चे सिर्फ 1 to 2% होते हैं। मैम मॉडरेट अगर सिम्टम्स हैं आप में बच्चों में, तो ये जो ऑक्सीजन थेरेपी क्या अलग होती है बच्चों में?
ऑक्सीजन थेरेपी अलग नहीं होती है, उनका एक्सरे चेस्ट करके देखा जाता है। और बच्चों में सीटी की इतनी वो करने के लिए इतना हम लोग अग्रेसिव नहीं होते हैं, क्योंकि सीटी में रेडिएशंस होते हैं। सो बच्चों में हम लोग अगर मॉडरेट है और सांस बहुत तेज चल रही है, फीवर है, तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन में हमको कुछ भी मार्कर्स ज्यादा लगते हैं तो हम लोग सिर्फ तब भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, और अगर ऑक्सीजन रूम एयर पे हमारा 94 से कम है, 94 95 से कम है, तभी ऑक्सीजन देते हैं, अन्यथा ऑक्सीजन नहीं देते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और सवाल हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जहां बात कर रहे हैं कोरोना से बचाव की, और खासकर बच्चों की, कि बच्चों को इन्फेक्ट ना करे, उसके लिए क्या क्या सावधानी बरतें। वापस आएंगे, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीमी हैं, और साथ ही साथ भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के ट्रायल से शुरू से जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? शायद सर तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, वापस हम उनके पास आएंगे। हाँ, डॉक्टर रश्मि मैम आपके पास आएंगे। क्या अब ये कहा गया है जो 6 मिनट का वॉक टेस्ट है बच्चों का, उसके बारे में मैम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों में ऐसा कोई 6 मिनट का वॉक टेस्ट नहीं करते हैं। जी मैम, जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि बच्चों में 6 मिनट का वॉक टेस्ट जरूरी है, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय की जो गाइडलाइन है उसमें कहा गया है।
जो भी हम लोगों की गाइडलाइंस आई हैं उसमें डिजीज का क्लासिफिकेशन माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर जैसे मैंने बताया। तो माइल्ड में सिर्फ बुखार और सोर थ्रोट और जुकाम खांसी होता है, सांस तेज नहीं चलती। मॉडरेट में सांस तेज चल रही होती है और जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो रूम एयर पे कम हो जाता है और सिवियर डिजीज के कोई साइन नहीं होते। और जो सिवियर डिजीज है मैंने बताया उसमें निमोनिया होता है और सैचुरेशन 90 से कम हो सकता है, सांस लेने में तेज हो सकती है, करहा सकता है बच्चा, लिथार्जी हो सकती है, झटके आ सकते हैं, डायरिया हो सकता है और क्रिटिकल फेज में बच्चा बिल्कुल शॉक में और ARDS में चला जाता है। तो उस स्टेज को आने से पहले अगर मॉडरेट डिजीज है तभी हमको मॉडरेट डिजीज में ही बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए ताकि वो सिवियर में ना जाए। मैम ये भी कहा गया है कि आप बच्चों में 5 साल तक के अगर बच्चे हैं उनमें मास्क ना यूज करें। देखिए बच्चों में मास्क यूज करना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए ये पहले गाइडलाइन आई थी कि 2 साल से नीचे के बच्चे मास्क ना इस्तेमाल करें और 2 साल के ऊपर के बच्चे कर सकते हैं। पर बच्चे अगर खेलते हुए हो तो उनको मास्क नहीं पहनना चाहिए क्योंकि सांस लेने में उनको प्रॉब्लम आती है। तो मास्क अगर बच्चे बंद जगह में कहीं पर भी हो तो 5 साल के बच्चे भी मास्क लगा सकते हैं। ये नहीं लगाना चाहिए ऐसा नहीं है, लगा सकते हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क लगाना ही चाहिए। पर अगर खुले में खेल रहे हो कहीं पे तो मास्क नहीं लगाएं तो भी चलेगा अगर खुले मैदान में हो तब। जी, अगर बाहर हैं खुले मैदान में तो मास्क ना लगाएं तो भी चलेगा। मैम जैसा आपने कहा कि बच्चों में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस नहीं हुई, अगर फर्स्ट वेव की बात करें, सेकेंड वेव की बात करें तो बहुत ज़्यादा ऐसी मॉडरेट कंडीशन में नहीं गए हैं। लेकिन सवाल मैम ये है कि जिस तरह से जो कोरोना है वो अपना नेचर, म्यूटेंट का जो नेचर है वो बदल रहा है। पहले फर्स्ट वेव में वो अलग था, सेकेंड वेव में अलग था, क्या ये अपना नेचर फिर से बदल सकता है और ख़तरनाक हो सकता है, जो बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्ट कर सकता है, ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचा सकता है? मालूम है कि अब जो नया म्यूटेंट आएगा वो किस तरीके का आएगा, इसीलिए सारी है। हो सकता है नया म्यूटेंट जो आएगा वो और ज्यादा सिवियर हो और वो किसी और तरीके से बच्चों को ज्यादा क्षति पहुंचाए, क्योंकि जो अभी तक का म्यूटेंट था वो अक्यूट स्टेज में बच्चों को इतनी क्षति नहीं मिली। उनके लंग्स 1 या 2% बच्चों के या 2 से 3% बच्चों के लंग्स तक निमोनिया और सिवियर डिजीज हुआ। पर अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि अगर नया म्यूटेंट आया तो वो किस तरीके का होगा, क्योंकि नए म्यूटेंट का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। बिल्कुल। प्रोफेसर डॉक्टर VN त्रिपाठी जी भी सर हमारे साथ हैं। सर आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही। सर अब एक अच्छी खबर यह है कि कानपुर में 2 साल के बच्चों तक का ट्रायल किया गया था सर, और आपकी जानकारी में है, आपकी देख रेख में ट्रायल हो रहा है सर, उसको लेके कुछ जानने की कोशिश करेंगे आपसे। हाँ जी, एक तो ये है कि कानपुर भी जो हमारे भारतवर्ष में और जो अपने देश में 6-7 सेंटर हैं, एम्स दिल्ली, पटना, निजाम इंस्टीट्यूट हैदराबाद, चेन्नई और दिल्ली में एक और हॉस्पिटल, उसके साथ कानपुर में ये जो प्रखर हॉस्पिटल है इसको चुना गया है। और बच्चों में हमने 2 से 18 वर्ष के बच्चे हैं इसमें, और पहला ग्रुप हमने जो लिया इसमें 12 से 18 साल के बच्चे हैं, किशोर, और हमने करीब 40 बच्चों को स्क्रीन किया। और खुशी की बात है इसमें से करीब आधे डॉक्टरों के बच्चे हैं, यानी कि डॉक्टर हमारे जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चे किशोरों के प्रति चिंतित हैं। समाज में एक मैसेज आना चाहिए कि वो ट्रायल से भी नहीं डरते हैं। तो लखनऊ तक के डॉक्टर आए हुए हैं, उनके बच्चे, तो हमने करीब उसमें से उसमें 40 में से हमें के बाद जो एलिजिबल थे टीका के लिए उपयुक्त पाए गए, उनको हमने टीका लगा दिया। इसके बाद 6 से 12 के बीच के 10 बच्चे आए, उसमें से हमने 5 सिलेक्ट किए। उनका हम हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, लिवर, किडनी करने के बाद उनकी RT-PCR और एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, और जब हमारे अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से वो फिट होते वैक्सीनेशन के लिए तो उनको हमने लगाया। और एक खुशी की बात ये है कि बड़ों की अपेक्षा बच्चों में
जो लोकल साइड इफेक्ट होते हैं वो बहुत ही कम है। एक बच्चे को केवल बुखार, बाकी 2 बच्चों को टीके वाली स्थल जो साइट है हमारी डेल्टॉइड रीजन की, तो वहां पे केवल एरिथमा लाल रंग का हल्का हुआ और थोड़ी सी दर्द हुई। और इसके बाद 1 हफ्ते के बाद, 1 सप्ताह के बाद इन बच्चों के हम जो सिम्टम्स हैं और इनके जो लक्षण हैं, इसके बाद जो लास्ट ग्रुप है 2 से 6 वाला, करीब 475 बच्चों और किशोरों का वैक्सीन ट्रायल ये भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड का है। आपको याद होगा कि जैसे बड़ों में लगाया था ना कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये वही कोवैक्सीन है, वही डोज हम इन बच्चों और किशोरों को भी लगा रहे हैं। और शुरुआत में कह सकते हैं कि अभी तक कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। और अगर ये सब सफल रहा ट्रायल तो आगे चल के बिल्कुल सर, इस पर वापस हम आपके पास आएंगे। सर, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से, भारत चौधरी। भारत, अपना सवाल कीजिए। भारत, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद भारत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। एक और कॉलर है, वैजंती हैं बिहार से। वैजंती, अपना सवाल कीजिए। हेलो सर। हाँ, आप भारत बोल रहे हैं? बलदेव से बोल रहे हैं, बलदेव से, पंजाब से। जी सर, अपना सवाल कीजिए। हम बलदेव से बोल रहे हैं, पंजाब से। ठीक है, अपना सवाल कर सकते हैं आप। हाँ जी सर, घर से जो बात कर रहे हैं अगले साल बच्चे की, पहले तो मैं पढ़ाई देता हूँ, एक हिंदी है की चैनल है जो ग्राउंड जीरो से जुड़ता है। हिंदुस्तान इंडिया में कोई चैनल तुम्हारा जो जुड़ता है, जो आम लोगों की भावना सुनता है। ऐसी कोरोना जो थे 4 साल बीती का लोगों का सोना बन गया, डॉक्टरों का सोना बन गया है। कितनी भी बीमारी हो, लोग डरते घर से बाहर नहीं जाते, तो 10, 20 लाख 50 लाख रुपया लगता है, नहीं खत्म हो जाता आदमी। हर छोटी सी बीमारी से जो दूसरी बीमारियां कैंसर दूसरी जो खत्म हो गया, वो घरे खत्म हो गया, अपने घर से खत्म हो गए, कोई डरता जाता नहीं। जे ऐसी तरह बच्चे में आगे इन्होंने बर्बाद किया। क्या पिछले साल में क्या किया? पिछले साल कुछ नहीं किया, इंजेक्शन लग जाएंगे, उससे ज्यादा कोरोना आ गया। अगले साल बच्चे का भविष्य खराब हो गया। 2 साल पहले पढ़ाई नहीं हो रही, अगले साल तो बिल्कुल इंडिया अनपढ़ हो जाएगा। अनपढ़ जो भैया लाता है, चावल लाता है या पंजाब में, उससे इस तरह लाता है। पंजाब कहाँ जाएगा? पंजाब के लीडर तो उससे भी ज्यादा बेईमान है मोदी जी और पंजाब के। ठीक है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि चीज़ें ठीक हो जाएं, उसके बाद स्कूल भी खुलेंगे, कॉलेज भी खुलेंगे, बच्चे स्कूल भी जाएंगे, उस पर भी हम बाद में बात करेंगे। वापस हम डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी के पास आएंगे। सर, आप ट्रायल की बात कर रहे थे कि बच्चों का ट्रायल किया गया। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे जो ट्रायल होता है वो कितना सफल हुआ, इसका हम कितना समय लगता है सर ये जानने में कि हमारा ट्रायल पूरी तरह सफल रहा? जी सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। सर, सवाल ये है कि जो ट्रायल करते हैं जैसे बच्चों पे, अभी लास्ट 3rd ट्रायल भी चल रहा था कोवैक्सीन का, वो भी शायद चल रहा है, खत्म हो गया। तो सर, कितना समय लगता है ट्रायल करने के बाद जो नतीजे आने में कि ट्रायल सफल रहा है, हम अब इसको आगे बढ़ा सकते हैं? अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। अभी हमने शुरू किया है और ये हमने 3 ग्रुप में बांटा है। आपको बताया था जैसा कि पहले तो बड़े बच्चे जो 12 साल से 18 के हैं और फिर 6 से 12, और इनके अगर नतीजे शुरुआती 1 सप्ताह जब हो जाएगा बच्चों को, इनको टीका लगने के बाद, फिर इनको हम असेस करेंगे और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार कर रहे हैं। ये बिल्कुल इसमें हम लोग डेविएट नहीं हो सकते। तो अगर ये हमारे सब वो मिलेंगे अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड के हिसाब से, तब हम सबसे छोटे बच्चों का ग्रुप 2 से 6 साल वालों को लेंगे। तो अब इसके बाद इनका जब दोनों डोज लग जाएंगी, फर्स्ट अभी लगेगी और 28 दिन बाद सेकंड। इसके बाद 56 दिन जब हो जाएंगे तो इनका ब्लड टेस्ट किया जाएगा। अभी हमने ब्लड टेस्ट किया, फिर हम करेंगे 28 दिन के बाद, फिर 56 दिन के बाद, फिर 108 दिन के बाद, फिर 208 दिन।
कहने का तात्पर्य है करीब करीब 4 महीने लगेंगे फाइनल नतीजे आने के। इसके बाद DGCI और ICMR ये सब मिलकर के ये तय करेंगे कि इस वैक्सीन को बच्चों के लिए और किशोरों के लिए फील्ड में लाया जाए। जी तो सर कितना वक्त लग सकता है वैक्सीन को बाजार में आने में? जी सर बाजार में आने में वैक्सीन, बच्चों की वैक्सीन बनने में, लगाने में कितना वक्त और लग सकता है सर? जैसे आपने बताया 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। किशोरों के लिए ये वैक्सीन कब उपलब्ध होगी ये तो DGCI और इस ट्रायल के नतीजे जो मल्टी सेंट्रिक हो रही है अपने भारत वर्ष में 7 जगह इसके ट्रायल चल रहे हैं, इसके बाद आई। इसमें अनुमानित हमारा जो लग रहा है कि हमें 3 से 4 महीने इसमें मिनिमम लग जाएगा। इसके बाद ये बच्चों और किशोरों में शुरू की जाएगी। जी ठीक है। वापस हम डॉक्टर रश्मि जी आपके पास आएंगे। मैम एक बड़ी समस्या रहती है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे घर के बाहर भी जाते हैं, काफ़ी समय से स्कूल बंद चल रहे हैं, बच्चे घर पर रह रहे के बोर हो गए हैं, बाहर जाने की जिद करते हैं, और अगर घर पर भी हैं तो हम क्या करें? ऐसा करें उनको डाइट प्लान में कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो और उनका इम्यून सिस्टम जो है मैम वो स्ट्रांग हो सके। उसके लिए हम क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं ताकि जो कोरोना है उनको इन्फेक्ट ना करे? सबके लिए ये एक दुविधा की चीज है और बच्चों के लिए खास करके जो ये पैंडेमिक आया है बच्चों के लिए एक कह सकते हैं कि बहुत बुरी खबर होती है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं चंचल होते हैं और वो जितना भागते दौड़ते हैं अपने साथ के बच्चों के साथ खेलते हैं उतना ही स्वस्थ रहते हैं और उनमें सोशल इंटरेक्शन की कैपेसिटी बढ़ती है। पर क्योंकि लॉकडाउन हुआ और क्योंकि ये कोरोना का सेफ डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, स्कूल बंद हो गए, बच्चों के पार्क सारे बंद हो गए, सारे खेलने के झूले वूले सब बंद हो गए, इसलिए बच्चों को घर में रहना बड़ों से ज्यादा हानिकारक है। क्योंकि बच्चे अगर ना खेले तो बच्चों का विकास शारीरिक इतना नहीं होगा। तो घर में ही मैंने पहले भी बताया था कि योगा घर में बच्चों को जरूर सिखाएं और घर में अगर छोटा लॉन है या आपकी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है तो नीचे जितना भी कॉम्प्लेक्स है उसमें कुछ भागने दौड़ने वाले गेम्स बच्चों को जरूर खेलने चाहिए। और अगर खुले मैदान में खेलेंगे तो इतना क्रॉस इन्फेक्शन का चांस नहीं होगा। तो बच्चों को खेलने कूदना जरूर देना चाहिए और जो मोबाइल और इंटरनेट है इससे हमको सख्त दूरी मेंटेन करनी चाहिए। हमने एक अध्ययन किया, उसमें पता चला कि इधर 2 साल में कुछ बड़े जो बच्चे हैं जो 12-13 साल के बच्चे हैं उनका वजन 10-10 किलो एक साल में बढ़ गया। वो लोग इतने मोटे हो गए, बैठे बैठे सिर्फ उन्होंने वेट गेन किया, इंटरनेट पे क्लासेस हुई और इंटरनेट पे वो लोग वीडियो गेम्स खेलते रहे। बाहर जो क्रिकेट खेलने जाता था उसका क्रिकेट बंद हो गया, कोई फुटबॉल खेलता था उसकी फुटबॉल बंद हो गई। बच्चे बेचारे खुद ही परेशान हो गए, वो बैठे बैठे मोटे हो गए। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम एक हेल्दी खाना दें उनको। ये जो बीच बीच में तले हुए स्नैक्स हैं और जो स्वीट डिश है, चॉकलेट्स है, टॉफीज है, इनसे बिल्कुल दूर रखें। और जब बच्चे को भूख लगे तो ये हम लोगों को ये इनकलकेट करना चाहिए कि बच्चे फल, ताजा फल और हरी सब्जियां, सैलेड वगैरह का कंजम्पशन ज्यादा करें। खाने में फ्रेश फूड लें, दही लें, दाल लें। इन सब चीजों से उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और पौष्टिक आहार भी मिलेगा बच्चे को। और बिल्कुल परहेज करना चाहिए हमको जंक फूड से, यानी कि जो चीजें क्विक कैलोरीज देती है जैसे समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, मैगी, पास्ता, बर्गर, पिज्जा। अगर हम इन लोग को भी पौष्टिक बना सकते हैं, आप आटे का पिज्जा लीजिए, उसमें खूब सारी सब्जियां डाल दीजिए और चीज कम डालिए तो पौष्टिक बन जाएगा और जंक फूड भी नहीं होगा। इसकी जो कैलोरिक वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी, इंडेक्स भी कम हो जाएगा। इसलिए ये सोच समझ के बच्चों के लिए मील प्लान करना चाहिए। और जो टीनेजर्स हैं उनको लगातार 1 घंटे 2 घंटे तक बैठ के टीवी पे नहीं काम करना। जो इंटरनेट पे क्लासेस भी होती है, कोशिश करके खड़े होके और वो लोग क्लासेस अटेंड करें इंटरनेट पे, नहीं तो सबका वजन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि अभी ये महामारी है, उसके बाद हमारी बहुत जल्दी मोटापे की महामारी हमारे बच्चों को घेर लेगी जो बहुत ही घातक होगी। बिल्कुल। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी सर आपके पास आएंगे। सर एक बड़ा ये भी इशू है कि जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई सर, जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं बच्चों की, उसके बाद से ये लगातार ये देखा जा रहा है कि बच्चे मोबाइल से उनका जुड़ाव बहुत ज़्यादा हो गया है। हालांकि अब कई जगह ऑनलाइन क्लासेस खत्म ही हो गई, लेकिन बच्चे जो हैं
वो अभी भी मोबाइल से लगे रहते हैं लगातार, और मोबाइल को छोड़ते नहीं, लगातार मोबाइल से जुड़े रहते हैं। तो सर वो कितना खतरनाक है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा हरीश भाई कि ये मोबाइल रिकमेंडेशन है कि 2 साल तक बच्चे को मोबाइल दिखाना भी नहीं चाहिए, और इसके बाद भी मोबाइल तो बिल्कुल देने ही नहीं चाहिए। मोबाइल की अलग समस्याएं हैं, ये एक दुश्मन है, ये एनिमी हमारे बच्चों का। और जाने अनजाने में पेरेंट्स जो हैं बच्चे को मोबाइल 3-4 महीने की उम्र से ही शुरू कर देते हैं, और एक अपने को क्या कहें, जैसे कि अपने को फ्री करने के लिए, बच्चे को झूठी दिलासा देने के लिए, चुन्नू मुन्नू दिखाने के लिए इनका यूज करते हैं, वो कतई गलत है। दूसरा, जैसा डॉक्टर रश्मि ने बहुत अच्छा कहा कि जो सिटिंग है, लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग इन टीनेजर्स, इट इज लाइक स्मोकिंग, चाहे बच्चे किशोरों में या बड़ों में। तो ये बिल्कुल सिटिंग को, बच्चे बैठे नहीं, फिर खड़े हो जाएं, फिर थोड़ा चलें, फिर बैठे, कंटिन्यूअस सिटिंग इज वेरी डेंजरस। इसके बाद आता है जंक फूड। जंक फूड बिल्कुल फैमिली डाइट, फैमिली वाले अगर जंक फूड खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, तरह तरह के, ये आजकल मॉडर्न फूड है, हमारे जमाने में तो होते नहीं थे, तो आप बच्चे को नहीं बचा सकते हैं। तो कृपा करके फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक न रखें, फास्ट फूड न मंगाएं। हाँ, कभी ओकेजनल हो तो ले सकते हैं, वीक में वीकेंड को एक बार ले सकते हैं। और तीसरी चीज एक्टिविटी हमारे बच्चे नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैंने यहाँ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में देखा है, 25 साल, 30 साल, 35 साल उनको कोरोनरी डिजीज, हार्ट अटैक हो रहे हैं। 40 साल, 35 साल, 25 साल, अपनी एशियन पॉपुलेशन में, इंडियन पॉपुलेशन में ये भी हो रहा है। और एक और बता दूं, कमर का घेरा, हम लोग कहते मेरा ठीक है, मगर जो आजकल सेंट्रल ओबेसिटी है, जो पेट का बड़ा होना है, ये बहुत डेंजरस है। तो ऐसा लगता है कि अगर हमने ध्यान न दिया बच्चों के डाइट पे, एक्टिविटी पे, और केवल पढ़ाई और मोबाइल में करा, तो जैसा कि डॉक्टर रश्मि ने कहा कि ये कोरोना तो एक छोटी प्रॉब्लम है, वैक्सीनेशन से और उससे हम ठीक कर लेंगे, लेकिन जो ये क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, ओवरवेट ओबेसिटी है, सीओपीडी है, ये आगे आ जाएंगी, और इनको हम कहते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो कृपा करके 138 का फॉर्मूला याद रखें। मैं हमेशा कहता हूं 1 घंटे पसीना मिनिमम, बच्चों को 2 घंटे, बड़ों को 3 बार खाना, ब्रेकफास्ट सबसे बड़ा, लंच उससे छोटा, डिनर हल्का, और बच्चों को 5 बार खाना दीजिए। एक तो वो सुबह ब्रेकफास्ट के बाद लंच के बीच में, और एक लंच और डिनर के बीच में 5 बार खाने को दीजिए 5 साल के बच्चे जो छोटे होते हैं। इसके अलावा नो टू जंक फूड, या वीकेंड को दे सकते हैं। मोबाइल ना, टीवी व्यूइंग पेरेंट के साथ आधा घंटा देख सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर रश्मि, सवाल ये भी मैम कि बच्चों से, जैसे घर के जो बाकी लोग अगर घर के बाहर जाते हैं, तो जो बड़े हैं घर के पेरेंट्स हैं, वो बच्चों से क्या डिस्टेंस बना के अब रखें कुछ दिनों तक? बच्चों से डिस्टेंस बना के मतलब मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी। जो पेरेंट्स बाहर जाते हैं मैम, बाहर का वर्क है, क्योंकि अनलॉक शुरू हो गया, बाहर जाना भी जरूरी है, काम भी करना है, तो अगर वो घर पर आते हैं, हालांकि वो पूरे प्रिकॉशन बरत रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, खुद को सैनिटाइज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या बच्चों से कुछ दिनों पर हम डिस्टेंस बना के रखें, ज्यादा क्लोज मत रहें बच्चों से? क्योंकि आपको पूरी प्रिकॉशन लेनी है। जब आप बाहर जाएंगे तो मास्क लगा के जाएंगे, जब आप घर पे आएंगे तो आप हाथ मुंह धो के, कपड़े बदल के, और तभी बच्चों से मिलेंगे। आप अभी तो ये कोरोना तो अभी यही है, गया नहीं है, और ना ही अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी चला जाएगा। तो हम लोगों को एक सेफ, जो हमें कोरोना हैबिट्स बोलते हैं जिसको, वो हमको अपनाना पड़ेगा हमेशा के लिए, कि बाहर जाएं तो मास्क लगाएं, हाथ धोते रहें, घर आएं तो पहले अपने हाथ मुंह धोएं, कपड़े बदलें, मास्क उतारें, दूसरा मास्क पहने, और बच्चों से मिले। आप रोज तो बच्चों से अलग नहीं रह सकते, क्योंकि रूटीन बच्चों की भी कभी ना कभी तो शुरू होगी ही। तो हमको ये सेफ प्रैक्टिसेस अपनानी पड़ेंगी, जो हमें कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है,
जिसको CAP बोलते हैं, CAB बोलते हैं, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वही हमको अपनाना पड़ेगा हमेशा के लिए। आप बच्चों से हमेशा दूर नहीं रह सकते हैं, बच्चों को भी सिखाना है और हमको खुद भी ये करना है। बाहर जाएंगे मास्क लगाएंगे, किसी भी चीज को छू के फिर हाथ सैनिटाइजर से या साबुन से हाथ धोएंगे, घर आएंगे हाथ मुंह धो के, अगर पॉसिबल है तो नहा के, और तभी बच्चों से मिलेंगे। तो इतना तो पॉसिबल है करना। ठीक। मैम एक चीज और समझना चाहेंगे, बच्चों में जो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो है वो, मैम उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपसे। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम लगभग कोरोना अक्यूट इन्फेक्शन के 2 से 6 हफ्ते के बाद देखने को मिलता है। तो हम लोगों को पिछली वेव में भी और इस वेव में भी लगभग हमारे पास 60 ऐसे बच्चे हो गए हैं जिनको कोरोना हुआ, उसके 2 हफ्ते बाद या 6 हफ्ते बाद ये सिंड्रोम हुआ। इस सिंड्रोम में, क्योंकि इसको सिंड्रोम बोलते हैं और मल्टी सिस्टम बोलते हैं जैसा कि इसके नाम में है, तो हमारा ज्यादातर ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं किसी का, और ज्यादातर अधिकतर बच्चों में पेट की समस्याएं होती हैं, डायरिया होता है, सिवियर पेट दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है, लिथार्जी हो सकती है, लिस्टलेसनेस हो सकती है, झटके आ सकते हैं, पेशाब रुक सकता है। और ज्यादातर बच्चे, कुछ बच्चे हमारे पास लगभग जितने आते हैं उनमें से 1% बच्चे शॉक में आते हैं, तो उनको हमको आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। 1 to 2% बच्चों को जो शॉक में होते हैं उनमें से कुछ को हमको वेंटिलेटर पे डालने की जरूरत होती है, कुछ को नई नॉन इन्वेजिव पे डालते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है। तो इस बार की जो ये वेव आई है, इसमें हमने देखा है कि कार्डियक इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा बच्चों में है, पेट का और सर का, CNS का और कार्डियक इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ मैम ये भी जानने की कोशिश करेंगे आपसे, क्या इसका इलाज बहुत ज्यादा महंगा है? जैसी खबरें आती हैं कि इसका इलाज बहुत महंगा है। इलाज महंगा है क्योंकि कुछ इंजेक्शंस इसके में दिए जाते हैं, वो महंगे हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में इसका इलाज फ्री में अवेलेबल है। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको डेफिनेटली गवर्नमेंट सेक्टर में जाके इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि इलाज इसका है। और क्योंकि इसकी डेफिनेशन में है कि फीवर मोर देन 4 days, फीवर मोर देन 4 days इन एनी चाइल्ड बिलो 19 years of age if there is fever, and 4-5 चीजें और हैं, वो मिलाकर के अगर पॉजिटिव है तो ये MISC है, इसका इलाज है। तो सही समय पे पहचान लिया जाए, सही इलाज दे दिया जाए तो बच्चे सब बच जाते हैं। जी बिल्कुल, अगर सही इलाज सही समय पे दे दिया जाए तो बच्चों से बचा जा सकता है इससे। वीरेंद्र त्रिपाठी जी, जिस तरह से अनलॉक सर हो रहा है हर जगह, अब लोग बाहर निकलना शुरू हो गए, लेकिन जो क्राउड बहुत ज़्यादा बाहर देखा जा रहा है, तो क्या सर सिर्फ मास्क लगाना पर्याप्त है? क्या उसके अलावा और भी हमें एहतियात बरतने चाहिए? अब आवाज नहीं सुन सर, सवाल ये है कि जिस तरह से अब अनलॉक हो रहा है, बाजार खुल रहे हैं, लेकिन क्राउड बहुत देखा जा रहा है, तो क्या सर मास्क लगाना पर्याप्त है सर, या फिर और भी चीजें हमें अब प्रयोग में लानी होंगी? नहीं, एक अच्छा किस्म का मास्क जो 3 लेयर्ड मास्क हो या N95 मास्क सफिशिएंट है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 5 साल से ऊपर हम बच्चों में भी मास्क रिकमेंड करते हैं, और बच्चे मास्क का यूज करें। और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। बच्चों को भीड़ भाड़ की जगह मॉल्स में या स्विमिंग पूल में या अगर बाहर तक ट्रिपल लेयर का मास्क जरूर लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमसे जुड़े। मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो आप हेल्थ कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर इस बीच दिल्ली से आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ शाह के घर से बाहर निकले हैं। जो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात खत्म हो चुकी है सीएम योगी आदित्यनाथ की, और अब वो उनके घर से बाहर निकल आए। करीब 1.5 घंटे तक ये दोनों लोगों की मुलाकात चली है। अनुप्रिया पटेल भी गृह मंत्री के आवास में मौजूद थी जिस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ वहां थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह के आवास से अब सीएम योगी बाहर निकल चुके हैं। ये बैठक जो थी वो खत्म हो चुकी है। करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में ही रुकेंगे। कल वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। तो फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह के घर से निकल चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ।
करीब 1.5 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, यहां सीएम योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री से मिलने पहुंचे थे। करीब 1.5 घंटे का वक्त उन्होंने बिताया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ दिल्ली से अमित दुबे जुड़ गए हैं। अमित, मुलाकात खत्म हो चुकी है, क्या कुछ खबर बाहर निकल कर आ रही है? देखिए, अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो लगभग 1.5 घंटे मुलाकात चली और लगभग 1 घंटे की जब मुलाकात हो गई थी तो उसके बाद अपना दल की अध्यक्ष जो कि सांसद भी है अपना दल से, लोकसभा सांसद है, वो अनुप्रिया पटेल वहां पे पहुंची थी। उनकी भी यहाँ पे गृह मंत्री के साथ मुलाकात हुई है। पहले ये माना जा रहा था कि दोनों एक साथ बैठक हुई है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दोनों से अलग अलग मुलाकात हुई है। और ऐसे में जो अनुप्रिया पटेल की खासतौर नाराजगी थी, क्योंकि अनुप्रिया पटेल काफी दिनों से गृह मंत्री से वक्त मांग रही थी और आज उन्हें बुलाया गया था। तो अनुप्रिया पटेल से जो बात हुई है वो बता रहे हैं कि क्योंकि केंद्र में मंत्री बनना था और कैबिनेट मंत्री का पद नहीं मिला, उस वजह से भी नाराजगी थी। कई अन्य मुद्दे थे। और दूसरी जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि जिला पंचायत के जो चुनाव होने खासतौर पर अध्यक्ष के, उस अध्यक्ष पद में आखिर अपना दल को कितनी सीटें दी जाएगी, ये एक बड़ा सवाल था जिसे लेके शायद योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के मुखिया है, उनसे भी अमित शाह ने यहाँ पे रणनीति बनाई हुई बात की। और उसके साथ ही अनुप्रिया पटेल को भी कई तरह के यहाँ पे आश्वासन दिए गए और अपना दल की जो नाराजगी थी उसे दूर करने की कोशिश की गई। आगे की जो रणनीति आखिरकार यूपी देखिए क्या कुछ होगा, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होने हैं, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने हैं और ऐसे में पंचायत में जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी की है। पार्टी इसे कैसे आगे बढ़ाएगी, किस आधार पर काम करेगी, तमाम सारी चीजें थी। इसके साथ ही अगर हम कोरोना वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीनेशन जो प्रक्रिया है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसे लेके भी यहाँ पे बात की गई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज चूंकि रिसेंटली जो चुनाव होने वो जिला पंचायत अध्यक्ष के होने और ब्लॉक प्रमुख होने, इसे लेके कई तरह की चर्चाएं जो है वो यहाँ की गई है। जी अमित, क्या जो अनुप्रिया पटेल हैं वो अभी भी वहाँ मौजूद हैं कि वो भी अब मुलाकात करके बाहर आ चुकी हैं? जी बिल्कुल, देखिए अनुप्रिया पटेल भी यहाँ से निकल चुकी है और पहले ये माना जा रहा था अनुप्रिया पटेल वहाँ पहुंची थी कि शायद यूपी के मुख्यमंत्री और अनुप्रिया पटेल एक साथ में अमित शाह से मुलाकात करें और जो दोनों दलों के बीच एक दरार है उस दरार को भरा जा सके। लेकिन अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दोनों की एक साथ मुलाकात नहीं हुई है, दोनों की अलग अलग मुलाकात हुई है। कई चीजों को लेकर अनुप्रिया पटेल से भी सहमति बनी हुई है। और दूसरी बड़ी चीज जहां तक मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री के साथ जो रणनीति थी वो खास तौर पर चुनावी रणनीति के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था को लेके भी चर्चा हुई है। जी ठीक है अमित, एक सवाल ये भी है कि क्या जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं क्या वो और भी बड़े नेताओं से आज मुलाकात कर सकते हैं या फिर वो सीधे कल ही अब अध्यक्ष और उनसे मुलाकात करेंगे? देखिए रिसेंटली जो प्रोग्राम है आपका उसमें सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही मुलाकात है। कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात होनी है और इसके बाद 12:30 बजे का जो टाइम रखा गया उसमें ठीक है। शुक्रिया अमित हमसे जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे थे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं और अब वो उनके घर से बाहर आ चुके हैं। तो फिलहाल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए कि न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।